बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी OTT 6 सेमेस्टर क्रिटिकल केयर के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है आज का डिस्कशन जो है वो शॉक है। अपना जो चैनल है यूट्यूब का GCUF ट्यूटर उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचती रहें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लेक्चर के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज और उनकी एटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे और मैनेजमेंट पढ़ेंगे कैसे हमने मैनेज करना है। डेफिनेशन शॉक की क्या है कि शॉक इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टेमिक रिडक्शन इन टिश्यू परफ्यूजन रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी। मतलब कि ये ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें रिडक्शन होती है, कमी होती है टिश्यू परफ्यूजन की, कि जो बॉडी टिश्यूज हैं पेरिफेरी में, जैसे आपके हाथ हैं, मसल्स हैं, आपकी बोन्स हैं, पेरिफेरल टिश्यूज हैं सारे, उसके अंदर परफ्यूजन की कमी हो, मतलब कि ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंच सकती हो डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी की वजह से, तो इस स्टेट को जो है वो हम शॉक कहते हैं। कुछ अदर वेज जो है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू एट द सेम टाइम फेल्स टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। कि आपकी बॉडी सर्कुलेशन जो होती है उसका दो काम होता है, जो ब्लड सर्कुलेट करता है, एक तो वो ये होता है कि उसने टिश्यूज की नीड को पूरा करना होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और सेम टाइम वहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करना है। अगर आपकी सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ये सब काम करने में, जो उसका बेसिक काम है करने में नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, तो हम पेशेंट कहेंगे शॉक में है। और डेफिनेशन कर दीजिए इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन टू मीट ऑक्सीजन डिमांड्स, ये हो सकता है इनएडिक्वेट पेरिफेरल परफ्यूजन लीडिंग टू फेलियर ऑफ टिश्यू ऑक्सीजनेशन लीड्स टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। मोस्टली बॉडी में एरोबिक होता है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन हैं शॉक की आपको समझाने के लिए। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल में डिमांड है और सप्लाई, ये रेशो होती है जिसमें बॉडी जो होती है वो बैलेंस रखती है डिमांड और सप्लाई में। डिमांड क्या है जी, आपकी O2 कंजप्शन, कि बॉडी के जो पेरिफेरल टिश्यू है, बॉडी जो है वो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है डिफरेंट अपने काम करने के लिए, तो ये डिमांड होगी। और जितनी ऑक्सीजन उसको डिलीवर हो रही है थ्रू लंग्स जो होती है या और ब्लड से, वो उसकी सप्लाई होगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो होती है, या तो जो सप्लाई होती है वो सरप्लस होती है डिमांड से, या इसको बैलेंस करना होता है। और जब ये बैलेंस खत्म होता है, मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है कि आप कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो गई है, या तो आपके लंग्स की वजह से, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से, या आपके हार्ट की वजह से कि वो प्रॉपर पंप आउट नहीं कर रहा, कोई भी अगर फैक्टर बनता है जिसमें आपकी सप्लाई कम होती है, तो पेशेंट को कहेंगे पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ शॉक। पैथोफिजियोलॉजी क्या है शॉक की, इनएडिक्वेट परफ्यूजन होती है, डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, सेल हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके एनर्जी साइकिल्स होते हैं वो कम होते हैं, तो एनर्जी डेफिसिट होती है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड पैदा होता है। अब जो लैक्टिक एसिड है पैदा होता है वो पीएच को फॉल करता है, मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करता है आपका। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होती है वो आगे उसकी अपने फैक्टर्स, लेकिन मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन एंड फेलियर टू सोडियम पंप। उसकी वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, जो कि कैपिलरी एंडोथेलियम जो होती है, कैपिलरी की जो वॉल्स होती है उसको डैमेज करती है। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो लीकी हो जाती है, फ्लूइड लॉस होना शुरू होता है, सेकंड क्या होता है डिस्ट्रक्शन होती है, डिसफंक्शन होती है, और आखिर में सेल डेथ हो जाती है। जो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो शॉक हो। सेल स्विच फ्रॉम एनारोबिक होती है, लैक्टिक एसिडोसिस प्रेजेंट होती है, सेल फंक्शन वॉल स्वेल करता है, मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होती है, और आखिर में सेल डेथ हो जाती है। इफेक्ट्स क्या है बॉडी के ऊपर, अगर पेशेंट इन स्टेट ऑफ शॉक है तो उसके इफेक्ट्स क्या है बॉडी के ऊपर। कार्डिक आउटपुट जो होती है वो डिक्रीज होती है, हाइपोटेंशन होनी शुरू हो जाती है, मायोकार्डियल डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज गैस एक्सचेंज होती है, टिकिपनिया मतलब कि सांस बहुत ज़्यादा तेज होता है, और चूंकि कैपिलरीज जो होती हैं वो लीकी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा होता है, आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है। इसी तरह जो एंडोक्राइन है उसमें क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटी डायूरेटिक होता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को,
क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो किडनीज क्या करती हैं, जिन आपके वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। सीएनएस में परफ्यूजन कम होती है, ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर नहीं होती तो पेशेंट ड्राउजी होना शुरू होता है, कोआगुलेशन एब्नॉर्मैलिटीज होनी शुरू हो जाती हैं। रीनल में क्या होता है, डिक्रीज जीएफआर, कम ब्लड जाएगा तो कम जीएफआर होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। म्यूकोजल इस्कीमिया होता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग और हेपेटिक एंजाइम्स होते हैं वो रेज हो जाते हैं। ये ना विशेष सर्कल होता है। विशेष सर्कल होता है कि एक इफेक्ट की वजह से उसके बाकी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होते हैं और उनकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा वर्सन होना शुरू होती है। मतलब कि शॉक है वो आपकी बावल को भी कर रहा है, वो आपके सीरियस को भी कर रहा है, हार्ट को भी कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी कर रहा है, किडनीज को, लंग्स को, सिस्टम बाकी को, लिवर को, पैंक्रियाज को अफेक्ट कर रहा है। और इस अफेक्ट की वजह से जब ये चीज़ें डैमेज होती हैं तो इनसे जो सेक्रेशंस या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो इस शॉक को वर्सन कर देते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल होता है जिसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शॉक की हम डेफिनेशन तो हो गई, ये चीज़ें भी आपने पढ़ा। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? शॉक जो है वो आपका हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। हाइपोवोलेमिक होता है कि वॉल्यूम कम है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो कम हो गया, और उसकी आगे जो है दो ब्रांचेस जो है वो हेमरेजिक है, मतलब कि हेमरेज है, ब्लड लॉस हो रहा है तो आपका वॉल्यूम कम है तो हाइपोवोलेमिक हो जाएगा। और जो नॉन हेमरेजिक शॉक होता है उसमें बर्न है, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है जी। हाइपोवोलेमिक क्या होता है जी कि फ्लूइड लॉस की वजह से जो शॉक है वो आपका हाइपोवोलेमिक शॉक है। अगर जो फ्लूइड लॉस है वो आपका ब्लड है, जैसा ट्रॉमा है, कोई गन शॉट इंजरी है, कुछ है जिसकी वजह से ब्लड ज़ाया हो रहा है तो वो आपका हेमरेजिक शॉक होगा। और अगर ब्लड के अलावा जैसे जो बर्न्स के पेशेंट है उसमें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम हो जाता है, आपका एक्सेसिव वॉमिटिंग है, साथ में डायरिया है, तो वो आपका नॉन हेमरेजिक हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। इसी तरह जो होता है दूसरी जो टाइप है शॉक की वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। उसमें सेप्टिक शॉक आता है, न्यूरोजेनिक शॉक आता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब ये है कि देखिए आपके कंपार्टमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है, और जो इंट्रा सेलुलर है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ जाते हैं। तो ये तीनों कंपार्टमेंट जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें एक खास तनासब से फ्लूइड मौजूद होता है। अगर ये फ्लूइड शिफ्ट चेंज हो जाती है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट हो जाती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हुआ है तो इंटरसेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कम हो जाए, या किसी एक कंपार्टमेंट में फ्लूइड बहुत ज़्यादा चला जाए बाकी कंपार्टमेंट्स में दोनों कम हो रहे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। और उसकी फर्दर टाइप्स जो है वो सेप्टिक है, न्यूरोजेनिक है और एनाफाइलेक्टिक शॉक है। तीसरी टाइप जो शॉक की है वो आपकी कार्डियोजेनिक शॉक है, जो कि एमआई से हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से हो सकता है, एबनॉर्मल रिदम से हो सकता है, किसी ब्लॉकेट की वजह से, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन की वजह से हो सकता है, और डिप्रेस्ड पंप फंक्शन की वजह से जो है वो आपका कार्डियोजेनिक शॉक होता है। मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी शॉक जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस इन ऑक्सीजन डिफ्यूजन है, कैरिंग कैपेसिटी है, लंग की किसी भी वजह से होता है। और आखिरी जो टाइप है आपकी वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। उसमें क्या होता है, टेंशन निमोथोरक्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये पेरिकार्डियल टेम्पोनेड है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब होता है कि जो आपकी सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, चाहे वो हार्ट के लेवल के ऊपर है, चाहे वो लंग के लेवल के ऊपर है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट की परफ्यूजन कम होती है, उसके वाइटल्स नीचे जाते हैं, तो उसको हम शॉक बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो बेसिकली क्या 5 किस्में हैं आपकी, हाइपोवोलेमिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी और कार्डियोजेनिक शॉक। और आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो आपने याद कर लेनी है। मे बी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है, अगर आपको आए कि व्हाट आर द क्लास, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, तो आपने इसी तरह जो है वो हिंट दे के लिखना होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या जी, ब्लड लॉस है, पहले बता चुका हूँ, हेमरेज हो सकता है, प्लाज्मा बॉडी वाटर लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, इसकी वजह से जो भी आपका शॉक होगा। अब यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है तो ये हेमरेजिक शॉक है। ये बर्न से पेशेंट हैं तो इसमें क्या होगा, और ये एक्सेसिव वॉमिटिंग है, इसमें चूंकि ब्लड लॉस नहीं हुआ, सिर्फ फ्लूइड कम हो रहा है, तो ये नॉन हेमरेजिक हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। कार्डियोजेनिक शॉक आ गया जी, आपकी वेलुलर हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कार्डिक एरिथमियाज है, कार्डियोमायोपैथी है। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो प्रॉपर पंप नहीं कर सकता ब्लड को, तो उसकी वजह से भी टिश्यू परफ्यूजन जो होती है वो डिक्रीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव टियोलॉजी जो आपकी आती है वो कार्डिक टेम्पोनेड है, कि हार्ट के इर्द गिर्द जो होता है वो फ्लूइड हो गया, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करता। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है
कि आपके लंग्स के अंदर जो एम्बोलाई चलेगी जिसने फर्दर उसको रोक दिया हुआ, टेंशन हीमोथोरैक्स है, एयर एम्बोलिज्म है, ये सारे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्रिएट करते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक में पैराप्लीजिया है, क्वाड्रीप्लीजिया है, ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कि न्यूरोजेनिक शॉक क्रिएट करते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या होता है जी कि इंजेक्शंस हैं, कोई मेडिसिन है, एनेस्थेटिक्स हो सकते हैं, स्टिंग्स हो सकते हैं, शेलफिश हो सकती है, जिससे भी आपको एलर्जी होती है, तो एलर्जी होने की वजह से आपको एनाफिलैक्टिक शॉक होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। सेप्टिक शॉक में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंगस आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, प्रोटोजोआ आ सकते हैं। सेप्सिस जब पेशेंट में डेवलप हो जाती है तो उसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। एंडोक्राइन टियोलॉजी में आपका हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है और एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो है वो आ सकती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जी? फीचर्स जो होते हैं शॉक के डिपेंड करता है डिग्री ऑफ लॉस के ऊपर। उसमें माइल्ड शॉक होगा, मॉडरेट शॉक होगा और सीवियर शॉक होगा। अब ये टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कि माइल्ड शॉक है, मॉडरेट शॉक है और सीवियर शॉक है। माइल्ड शॉक आपका क्या होता है जिसको क्लास 1 हेमरेज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि लॉस जो होता है 10 to 15% जो टोटल सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम आपका होता है अगर उसका लॉस हो, मतलब कि 500 to लेकर 700 ml तक ब्लड आपका लॉस होता है। ये वेल टॉलरेटेड होता है और वाइटल्स के ऊपर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशेंट में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, तो ये क्लास 1 और माइल्ड शॉक होगा। अच्छा जी, मॉडरेट शॉक जो होता है वो हेमरेजिक क्लासिफिकेशन क्लास 2 की होती है, 20 to 30, उसमें 10 to 15% है, इसमें 20 to 30% ब्लड लॉस होता है। मीन्स के 750 से लेके 1500 ml तक पेशेंट का ब्लड लॉस हो सकता है। इसमें क्या होता है जी? माइल्ड टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ेगा, नैरो पल्स प्रेशर हो जाएगा, कैपिलरी रीफिल जो होता है वो थोड़ा सा डिले होता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है और पेशेंट का सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। सीवियर शॉक जो होती है उसमें क्या होता है जी? मोर देन 40% आपका ब्लड लॉस होता है, मतलब कि 2000 ml या 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस अगर आपका हो जाए, पेशेंट उसमें अनकॉन्शियस होता है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन होती है, पेशाब बंद हो जाता है, एनयूरिया, रैपिड पल्स होती है और प्रोफाउंड हाइपोटेंशन होती है। ये आपका सीवियर शॉक होता है। ये आपने बना दिया कि स्टेज ऑफ स्टॉप इनिशियल का होता है जी कि वो सेल्स लीकी हो जाते हैं, डिफाइन कर। नॉन प्रोग्रेसिव है जी अटेम्प्ट टू करेक्ट द मेटाबॉलिक अपसेट है, कंपनसेटेड शॉक कहते हैं। प्रोग्रेसिव है जो डीकंपनसेटेड में चल जाता है और रिफ्रैक्टरी होता है जो कि बार बार शॉक होता है, आपको होता है चीज़ों को। अर्ली साइंस जो होते हैं वो आपके रेस्टलेसनेस से यहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। लेट साइंस में आपके लाइटलीनेस है, एपैथी है, कंफ्यूजन है, डिक्रीज पल्स है, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस है, और ये जो है जब इरिवर्सिबल शॉक में पेशेंट जाता है, इरिवर्सिबल होता है कि वो वापस नहीं आ सकता, करेक्ट नहीं हो सकता और पेशेंट लीड टू डेथ हो सकती है उसकी। मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है जी? मॉनिटरिंग, हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, ब्लड सीबीसी करवानी है, पल्स ऑक्सीमीटर, सैचुरेशन उसकी मॉनिटर करते रहना है, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एक्सरे, ये रूल आउट कॉज को रूल आउट करने के लिए हम करवाते हैं। तो ये बेसिकली जो ऊपर वाले ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, कार्डिक आउटपुट, ये बेसिक साइंस है आपके मॉनिटरिंग के। स्पेशल मॉनिटरिंग में आप कार्डियोवास्कुलर में ये इन्वेसिव मॉनिटर है, सेंट्रल वीनस लाइन मॉनिटर करते हैं, कार्डिक आउटपुट जो है वो मॉनिटर करते हैं। ऑर्गन परफ्यूजन जो होती है उसमें हम मॉनिटर करते हैं, मसल टिश्यू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री है, सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री है, ये सारी की सारी आपकी मॉनिटरिंग में आती है। गाइडलाइंस क्या है जी? ट्रीट द कॉज करना है, इम्प्रूव कार्डिक फंक्शन करना है और इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन, ये हमारे गोल्स है कि कॉज को ट्रीट करना है, कार्डिक फंक्शन इम्प्रूव करने हैं और उसके साथ ही टिश्यू परफ्यूजन जो है वो इम्प्रूव करनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है जी कि आप डिलीवरी को ज़्यादा कर देंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी जो कि कम हो रही होती है तो डिलीवरी ज़्यादा कर देंगे और डिमांड जो होती है उसको कम कर देंगे। एयरवे देखते हैं जी, पेटेंट एयरवे देखते हैं, ब्रीदिंग को देखते हैं, सर्कुलेशन जो है, कार्डिक फंक्शन और ऑक्सीजनेशन को कहते हैं। एबीसी आपको याद रखना है। फ्लूइड थेरेपी में हम क्रिस्टलॉइड दे सकते हैं, कोलाइड्स दे सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो करेंगे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली जब ब्लड देंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। 250 से 500 ml फ्लूइड थेरेपी जो है 5 to 10 मिनट्स में देने हैं। रिस्पॉन्डर्स जो होंगे वो इम्प्रूव कर जाएंगे। ट्रांजिट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो जैसे फ्लूइड खत्म होगा वापस शॉक में जाएंगे, और जो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं करेंगे उनको हम नॉन रिस्पॉन्डर्स कहेंगे। वेजोप्रेसर्स दे सकते हैं जनाब, डिस्ट्रीब्यूटर शॉक में अंदर फिनाइलेफ्रीन आपके पास है, और आइनोट्रॉप्स जो है वो दे सकते हैं जो कि डब्यूटामीन है, ये कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अदर ट्रीटमेंट में आपके एसिड बेस बैलेंस को करेक्ट करना है, स्टेरॉइड्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं,
कैथेटराइजेशन करनी है, सीवीपी लाइन, आईसीयू क्रिटिकल केयर जो है मैनेजमेंट उनकी करनी है। एंड ऑफ पॉइंट ऑफ रिससिटेशन केयर है आपकी कि ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो ये आपके गोल्स